और कुछ बातें रखूंगा। उसके पश्चात आपके जो सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। साथियों, 2014 के बाद आज दोबारा देश में आम चुनाव होने वाले हैं और 10 साल के इस लंबे कार्यकाल में जनता ने 2 बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में स्थापित करी और जनता का जनादेश हम सबको स्वीकार है, ये बात सब जानते हैं। और हमारे लोकतंत्र में जब सरकार बनती है तो उम्मीदों के साथ जनता उसमें अपनी भागीदारी निभाती है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि पिछले 10 साल का जो आकलन वास्तविकता में हम लोगों ने किया है, एक होता है प्रचार, प्रोपेगेंडा, भाषण, वादे, जुमले, दूसरा होता है आंकड़े, आर्थिक परिस्थितियां, वास्तविकताएं और आज देश के जो हालात हैं। इन 10 सालों में जब बीजेपी प्रचार कर रही थी 2014 में, तब उन्होंने बढ़ चढ़कर कहा था कि इस देश में बदलाव लेकर आएंगे और बदलाव किस प्रकार का होगा कि इस देश से हम काले धन को समाप्त करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष शिक्षित नौजवानों को देंगे। ये सब बातें कई मर्तबा बीजेपी ने अपने प्रचार में करी और अपने मैनिफेस्टो में रखी। 10 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, 42% शिक्षित जो नौजवान हैं आज वो बेरोजगार हैं, 42%। आज महंगाई का ये आलम है कि मध्यम वर्ग के लोग हों या कमाई करके 2 बच्चे पालने वाला कोई परिवार हो, वो अपना काम चला नहीं पा रहा है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार वार्ता कर रही है, लेकिन सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ने बिना किसी से सलाह करे 3 काले कानून बनाए थे। 1.5 साल तक हजारों लाखों किसान देश की राजधानी में पड़ाव डालकर बैठे रहे और फिर अंत में जाके सरकार ने अपनी गलती मानी, वो तीनों काले कानून विड्रॉ करे, इस आश्वासन के साथ कि हम काले कानून वापस ले रहे हैं, सरकारी मंडी बंद नहीं होंगी और एमएसपी पर हम एक कानून लेकर आएंगे, एक लेजिस्लेटिव फॉर्मेट एमएसपी के लिए तैयार करेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य के लिए। जब ये वादा खिलाफी को 2.5-3 साल हो गए, अब एक बार पुनः तमाम किसान आंदोलित हैं। उन किसानों की सिर्फ इतनी मांग है कि आप एमएसपी पे, आपने खुद आश्वासन दिया था। और साथियों, आपको एक मिनट बता दूं, एमएसपी सरकारी खरीद के लिए नहीं है। एमएसपी पर अगर सरकारी गारंटी हम मांग रहे हैं, हम चाहते जो निजी लोग खरीदते हैं फसल को, वो समर्थन मूल्य पे खरीदें। अभी बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग और ऐसे साहूकार जो किसानों का शोषण करते हैं, वो लोग औने पौने दाम में दबाव बनाकर किसान की फसल को ले लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा दाम में उसको बेचते हैं। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा में कांग्रेस का एक गारंटी और आश्वासन हम लोगों ने दिया कि आम चुनाव के बाद अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो हम एमएसपी पर एक लीगल गारंटी देंगे। और ठीक यही मांग किसान देश भर के आज इस सरकार से कर रहे हैं। सरकार देना नहीं चाहती क्योंकि किसान का हित उनको से मतलब नहीं है, उनका सिर्फ वोट चाहिए। वोट लेकर 10 साल निकाल दिए और किसान की आमदनी दुगनी करने वाला वादा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। आप देखिए सरकार की अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 185 लाख करोड़ का कर्जा है। जितना हम लोगों ने 70 साल में कर्जा देश पर बना था 55 लाख करोड़ का, पिछले 10 सालों में 185 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। और ये कर्जा लेने के बाद निवेश कहां पे किया? जो सरकार की संस्थाएं हैं, पीएसयूज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको औने पौने दाम में चंद लोगों को दिया जा रहा है। दुख की बात यह साथियों कि जो देश में खाई बढ़ गई है अमीर और गरीब की, उससे पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए हैं और जो अमीर थे चंद लोग, वो इतने अमीर हो गए हैं कि उनको अपनी दौलत गिनने का पैसा टाइम नहीं है। तो ये जो खाई पैदा करी है, ये एक टारगेटेड इंटरवेंशन इकोनॉमिक पॉलिसीज का रहा, जहां पर चंद लोगों को बहुत लाभ मिला और चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति, हमारा सारे एसेट्स उनके हाथों में चले गए हैं। ये 10 साल में नीतिगत तरीके से किया है। ये कोइंसिडेंशियली नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये जानबूझकर धीरे धीरे किया गया है चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। क्रूड ऑयल की कीमत
पिछले 4-6 महीने में लगातार कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल का आप जाओ पेट्रोल पंप पे लेने के लिए तो कतई कम नहीं हो रही है। लोगों को मदद पहुंचाने की जगह ये सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और आप जानते हैं कि कृषि के नाम पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए सरकार से प्रीमियम लेके, लेकिन जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो 6 महीने साल भर वो विलंब लेता है और किसान को मदद नहीं पहुंच पाती है। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा इसमें बहुत प्रचार हो रहा है कि हम इतने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, हम देश की 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत ये है, और ये बात अक्सर मीडिया में नहीं आती, कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू करी है 14 जनवरी से, और मणिपुर इम्फाल में यात्रा शुरू करी। मणिपुर वो राज्य है जहां पर डबल इंजन सरकार है। हर जगह डबल इंजन की हम बात करते हैं, इस मणिपुर में डबल इंजन सरकार है। मैं खुद वहां पर गया, देख कर आया। वहां पर जो अत्याचार हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो जिस तरह का हालात वहां जो निर्मित हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वहां पर लोगों को संभालने वाला, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई मौजूद नहीं है। ना माननीय प्रधानमंत्री वहां एक बार गए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे सरकार अपना रही है। कभी 300 पार, कभी 400 पार, भाषण देना, विरोधियों की आवाज को दबा देना, सरकार की एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और इन बातों को लेकर हमारी पार्टी ने जो अभियान छेड़ा है, और हम जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और सरकार के खुद के आंकड़े हैं। आज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत का स्थान 125वां है, और सरकार 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज खाना दे रही है। जो केंद्र सरकार देती है मुफ्त में खाना, तो वो रेवड़ी नहीं है। और विपक्षी सरकार को अगर मदद करना चाहती है बिजली के बिलों में, सब्सिडी में या फार्म लोन में, तो कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हैं। तो सरकार की कथनी करनी में बहुत फर्क है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिन संस्थाओं को 70 साल तक अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, उनको सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने की कोशिश इस सरकार ने की है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया और देश में इस बात की चर्चा है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत इसलिए था। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, आप देख लीजिए, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, वहां पर दिक्कतें क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि वहां के इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो गए हैं। आज हम लोग आस्था रखते हैं प्रोसेस के अंदर, हमारी आस्था है संस्था के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है तो देश के 140 करोड़ लोग उस बात को मानते हैं, क्योंकि जजमेंट पास करने वाला व्यक्ति जज इंसान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की एक धारणा मन में है, आस्था हमारे मन में है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी को हम चैलेंज कर देंगे, उन इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर देंगे, तो देश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के बीच आवाज को लेकर जाएं, असलियत लोगों को पता पड़े। और 95% केसेस जो होते हैं ईडी के, छापे पड़ते हैं, रेड पड़ते हैं, नोटिस पड़ते हैं, मिलते हैं, वो विपक्षी नेताओं को मिलते हैं 95%। और ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? 1% से कम। तो सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और विपक्ष के साथ जो नहीं है उस पर सरकार का पूरा तंत्र टूट पड़ता है, ये एक वास्तविकता हो गई है। अब तो एक तरह से मजाक बन गया है पूरे देश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि यात्रा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम लगातार अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे 1-2 साथी जो इंडिया अलायंस के थे हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन फिर भी 2 दर्जन पार्टियां हम सारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आंकड़ों के आधार पर इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम सबका वोट अगर इकट्ठा करें तो लगभग 60% वोट पिछले बार 2019 में इंडिया अलायंस को मिला था, और 35% वोट एनडीए को मिला था। और अगर बीजेपी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि वो प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है अलग अलग पार्टियों को तोड़ने की, नेताओं को तोड़ने की? एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों में संतोष, और जो भाषण देते हैं दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर जगह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेतागण जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और हकीकत लोगों को बयां कर रहे हैं।
अंत में जनता का निर्णय सर्वप्रिय है। जो जनता निर्णय करती है उसको सब मानते हैं। और इस देश में मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सशक्त विपक्ष की बहुत जरूरत है। और ये मैंने पहली बार देखा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना कोई चाहता है। राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे 1984 में, भाजपा के पास 2 थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने मान सम्मान दिया वाजपेयी जी जो भाजपा के उस समय सांसद थे या विपक्ष के नेता थे। तो विपक्ष की बात को सुनना, संसद में 147 सांसदों को निलंबित कर देना और फिर लगातार बिल पास कराना संसद में, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। हमारा विरोध किस बात का है? हमारा विरोध तो व्यक्तिगत नहीं है, हमारा विरोध किसी इंसान से नहीं है। हमारा विरोध नीति से है, कार्यप्रणाली से है, गवर्नेंस से है, पॉलिसीज से है। अगर हमें लगेगा कि किसानों का, नौजवानों का हित ये सरकार नहीं रख रही है, अपनी आवाज को रखेंगे, सदन के अंदर रखेंगे, सदन के बाहर रखेंगे। लेकिन जो रवैया अपनाया है दमन का, आक्रमण का, दबाने का और सब चीजों को नियंत्रित करने का, वो लोकशाही के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए मैं समझता हूं बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो आज तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं और हमारे पार्टनर्स के साथ हमारा जो सीट शेयरिंग अलायंसेस की चर्चा है वो अंतिम दौर में है। बहुत जल्द इसकी घोषणाएं होंगी, न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश भर में। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो हमारे साथ साथी हैं वो रहेंगे और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और बहुत सारी उम्मीद है महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को, कांग्रेस से, हमारे सहयोग दलों से। मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अच्छा परिणाम इस लोकसभा चुनाव के बाद आएगा और हमारे अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, मैं ऐसा मानता हूं। आपके कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। सर जी, आपका भाषण हमने सुना, हमारा मुंबई में आपका स्वागत है सर, लेकिन आप ईवीएम पे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। वाई नॉट? ईवीएम पे बोलो सर। ठीक है आपका सर। ईवीएम में बोलो। किसी का सवाल? एक सवाल होगा। आप बोल रहे हो कि हमारे द्वारा करेंगे इंडिया से मिलकर, आप जिस हाल में बैठे हो आपका नाम मुरली भाई होगा, उनके पुत्र जो है छोड़ के सिंधे ग्रुप में शामिल हो गए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। तो आपके साथी अशोक चौहान जी चले गए कि लोग जो कांग्रेस के जो टीम है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो किस तरह से पार्टी को आप जितनी मजबूत वापस? सवाल ये है कि इन सब लोगों की जरूरत भाजपा को पड़ क्यों रही है? जिनके नाम आपने लिए वो सब पुराने कांग्रेस ही हैं। और जब भी कोई व्यक्ति परिवार को, पार्टी को छोड़ के जाता है, निश्चित रूप से हम सबको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर भाजपा अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे इतना कॉन्फिडेंट है, अगर बीजेपी के 10 साल की परफॉर्मेंस से जनता इतनी खुश है, तो बीजेपी को जरूरत क्या है इन सब अलग अलग नेताओं को अपने पास लाने की? अगर आप इतने में सक्षम हैं, अपने इतने मजबूत हैं, अपने इतना आत्मविश्वास है, तो आप काहे को सबको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के नेता को अपने साथ जोड़ रहे हैं? और मैं तो ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति को ये छूट है कि वो किस विचारधारा के साथ काम करना चाहता है, किस दल में काम करना चाहता है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन समय बताएगा और जनता बताएगी कि वो निर्णय सही था या गलत था।